अब हम लोग 7वें क्लास के दूसरे चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है गुलाब। सारे बच्चे गुलाब को जानते होंगे। उधर से आवाज नहीं करोगे। सारे बच्चे गुलाब को जानते होंगे। गुलाब के फूल को सारे बच्चों ने देखा होगा। इस चैप्टर के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी अमर ज्योति और शकुंतला, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है। फूलों में गुलाब बहुत सुंदर होता है। और इसका रंग बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है। आज तुम लोग इस चैप्टर में गुलाब की ही विशेषताओं के बारे में पढ़ोगे। इसलिए मैंने यहाँ पर एक गुलाब का फूल ड्रॉ किया है, ताकि मैं चैप्टर को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तैयार हो तुम लोग? गुलाब, सबसे पहले समझ लो तुम लोग नेत्र रंजक क्या होता है। नेत्र रंजक का मतलब होता है आँखों को अच्छा लगने वाला। अर्थात दो चीजें हमारी आँखों को अच्छी लगती है, उसे कहते हैं नेत्र रंजक। तो गुलाब को हम नेत्र रंजक बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्राणी इस संसार में ऐसा ना होगा जिसे कि गुलाब अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है, गुलाब सबों को पसंद है। गुलाब का फूल इतना आकर्षक होता है, उसका रंग इतना आकर्षक होता है कि सब अनायास ही उसके पीछे भागते हैं और उसे देखने लगते हैं। तुम लोग जब बगीचे में जाते होगे, गुलाब का फूल देखते होगे तो लगता होगा कि एक फूल तोड़ ही लूं। क्यों? क्योंकि गुलाब में रंजक होता है, आँखों को प्रभावित करता है और हमें अपनी ओर आकर्षक करता है, और हम लोग उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि गुलाब के फूल को हम तोड़ ही लें और अपने हाथ में ले लें। गुलाब का रूप रंग बड़ा ही आकर्षक होता है। वह गहरा लाल रंग का होता है, जो कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो गहरा लाल रंग होता है, उसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अर्थात गुलाब प्रेम का प्रतीक है। जब हम अपने प्रेम को किसी पर जाहिर करते हैं तो उसे एक गुलाब का फूल देते हैं, जिससे हम अपने मुख से बोले या ना बोले, अपने आप हमारे दिल का प्रेम उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से गुलाब का रूप रंग है, वो किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। गुलाब का गंध भी बहुत आकर्षक होता है। गुलाब का गंध भी बहुत मनमोहक होता है। उसका गंध बहुत ही मनमोहक होता है। ठीक है, और उसके गंध बहुत मनमोहक होता है और उससे अनेक प्रकार के सेंट भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और गुलाब को सभी फूलों में सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। यही कारण है कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब को क्या कहा जाता है? फूलों का राजा। रामवृक्ष बेनीपुरी क्या कहते हैं कि गुलाब फूलों का राजा है। ठीक है, समझ गए तुम लोग? एक दिन क्या हुआ, एक दिन रामवृक्ष बेनीपुरी ने सुन रखा था गुलाब की इन विशेषताओं के बारे में। रामवृक्ष बेनीपुरी ने गुलाब की इन विशेषताओं के बारे में सुन रखा था, तो वे गुलाब के इन गुणों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सोचा कि आज मैं बगीचे में जाऊंगा और गुलाब के फूलों से बात करूंगा।
गुलाब के फूलों से बात करूंगा, पूछूंगा कि ऐ गुलाब, क्या पूछूंगा? ऐ गुलाब, तुम इतने सुंदर क्यों हो? ऐ गुलाब, तुम इतने सुंदर क्यों हो? कभी सुबह सुबह उठे और बगीचे की ओर चल दिए। कभी जब बगीचा में पहुंचे, लेखक जब, क्योंकि यह एक कहानी है, कभी तो कविताओं का होता है ना, तो लेखक जब बगीचे में पहुंचे तो वहां जाने के बाद वे देखते क्या हैं कि माली सोया हुआ है। वहां भी जाने के बाद क्या देखते हैं कि बगीचे का माली सोया हुआ है। कभी को फिर याद आया कि अरे यह तो कलयुग है, कलयुग में भला गुलाब कहाँ मेरे से बात करेगा। मैं बगीचे में जाऊंगा फिर भी यह गुलाब मेरे से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि सतयुग में ही गुलाब लोगों से बातें करते थे। फिर भी उनका मन उदास हो जाता है, फिर भी वे बगीचे में जाते हैं तो गुलाब के फूल के पास जाते हैं तो अचानक से गुलाब उनसे बोल उठता है और कहता है, कवि महोदय, लेखक महोदय, आप इतने सवेरे सवेरे क्यों आए? लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे गुलाब मेरे से बात कर रहा है। लेखक बोलते हैं कि गुलाब, तुम बहुत सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें फुर्सत के क्षणों में बनाया है। तुम्हारा रंग रूप गुण बहुत ही आकर्षक है, तुम बहुत ही सुंदर हो, ठीक है, रंग रूप आकार में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो गुलाब जब लेखक बेनीपुरी की बातें सुनता है तो कहता है कि लेखक महोदय, सिर्फ रंग में सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ रंग और रूप में सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। वास्तविक सुंदरता तो गुणों की होती है। जिस व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं वही व्यक्ति वास्तव में सुंदर होता है। तभी रामकृष्ण बेनीपुरी बोलते हैं गुलाब से, गुलाब तुम ठीक कह रहे हो, सचमुच में रंग रूप से ज्यादा बड़ा होता है गुण, और गुणों के कारण ही लोगों की प्रसिद्धि होती है, गुण के कारण ही इस संसार में लोगों की प्रसिद्धि होती है। समझ में आ रहा है ना सबको? उसके बाद लेखक बोलते हैं कि गुलाब, तुम इतने सुंदर फूल हो, इतने कोमल फूल हो, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ कांटे भरे हुए हैं। तुम इतने सुंदर फूल हो, तुम्हारे चारों तरफ कांटे भरे हुए हैं। गुलाब के चारों तरफ कांटा रहता है, गुलाब के पौधा में, पता है ना? क्या बोल रहा है कि तुम इतने सुंदर फूल हो लेकिन तुम्हारे तरफ कांटे भरे हुए रहते हैं। इन कांटों से तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, भला बताओ कि इन कांटों के बीच तुम कैसे रह पाते हो? ठीक है, तो गुलाब बोलता है कि परिस्थितियां जब अनुकूल होती है तो सारे संसार के प्राणी अच्छे से जीते हैं, लेकिन सच्चा और संघर्षशील प्राणी वही होता है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल ले। कांटों के बीच में भी जो मुस्कुराए, संघर्षों के बीच में भी जो मुस्कुराए, कांटों के बीच में जो मुस्कुराए, इंसान के लिए संघर्षों के बीच में, विरोधों के बीच में जो मुस्कुराता है वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। क्योंकि जो बाधाओं से डर जाता है वो कभी भी सफलता नहीं पाता है। ठीक है, जो बाधाओं से डरता है वो कभी भी सफलता नहीं पाता है। तुम लोगों को मैंने एक बार बताया था
लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तुम्हारे क्लास में भी मैंने बताया ना, कितनी बार बताया है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, याद है ना तुम लोगों को? मैं बार बार क्लास में भी तुम लोगों को ये बात कहती थी। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास है फिर भी मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ। तो गुलाब कहता है कि मैं विरोधों से भरा हुआ हूँ, विरोधों से भरा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर कांटे हैं, फिर भी मेरे चारों ओर कांटे हैं, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, फिर भी मैं खिलता हूँ, कांटों के बीच भी मैं खिलता हूँ। यही मेरी प्रकृति है, इसीलिए दुनिया मुझे पसंद करती है, इसीलिए दुनिया मुझे पसंद करती है। सब मुझे अच्छा बोलते हैं और मुझे सर्वोत्कृष्ट बोलते हैं। इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग बच्चे हो, जितने भी बच्चे हैं, सबको ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे ही जीना चाहिए। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी जो आगे निकलता है वही सर्वोत्कृष्ट प्राणी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा होता है। इस प्रकार से कवि रामवृक्ष बेनीपुरी गुलाब की बातों को सुनते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। गुलाब फिर उदाहरण देता है कि जब हम लोग मरुस्थल में जाते हैं, जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, तो रेगिस्तान में चारों ओर बालू ही बालू होता है। रेगिस्तान में चारों ओर बालू ही बालू होता है। उस बालू पर भी हम लोग देखते हैं कि नागफनी का पौधा उगता है, नागफनी का पौधा उगता है। इतने संघर्ष के बावजूद भी तो नागफनी का पौधा भी एक बहुत बड़ा योद्धा है, जो कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बालू के बीच उग रहा है, बालू के बीच खिल रहा है। इस प्रकार देख रहा है तुम लोग, नुकीले चुभीले कांटों के बीच भी गुलाब खिलता है, गुलाब मुस्कुराता है। कभी भी वह बुरा नहीं मानता है और नहीं कभी वह भगवान को दोष देता है, नहीं कभी वह ईश्वर को दोष देता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, जब मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी सुगंध इतनी अच्छी है, तो मेरे चारों ओर कांटे क्यों हैं, मेरे चारों ओर कांटे क्यों हैं, ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। नहीं कभी वो भगवान को दोष देता है, नहीं ईश्वर को दोष देता है। और जो उसका स्वाभाविक गुण है, लोगों को सुगंध देना, अपने रूप रंग से मोहित करना, वह काम हमेशा वो करते रहता है। कभी भी वह अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं भूलता है। इस प्रकार से कवि और गुलाब की बातें होती है। इस प्रकार से कवि और गुलाब की बातें होती है। कवि को बहुत अच्छा लगता है, गुलाब से बातें कर कर कवि को बहुत अच्छा लगता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये जो लेखक महोदय हैं वो गुलाब से कैसे बातें कर रहे हैं, ये लेखक महोदय गुलाब से कैसे बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, तुम लोग नहीं जानते हो, जो कवि और लेखक होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और वो प्रकृति के प्रत्येक अवयवों से बातें करते हैं और प्रकृति के प्रत्येक अवयवों को अनुभव करते हैं, उनके सुख दुख को अनुभव करते हैं। अतः लेखक एक बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं। उनका हृदय बिल्कुल ही पवित्र है, शुद्ध है, कोमल है। अतः वे गुलाब से बातें करते हैं। इस प्रकार तुमने देखा कि गुलाब हंसी का वाहक है, लोगों में हंसी फैलाता है, खुशी फैलाता है, प्रेम फैलाता है और हमेशा लोगों को खुश रहना सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति नाराज है, उसे हम गुलाब का फूल दें तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे अच्छा फील होता है। तो इस प्रकार से गुलाब अभी अपने स्वाभाविक गुणों को कभी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से देख रहे हो कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने गुलाब की सभी विशेषताओं को इस पाठ में उड़ेल के रख दिया है। ऐसा लगता है कि यह गुलाब संसार का
सबसे सुंदर फूल है और लोगों में खुशियां बांटता है, लोगों के दुख को हरता है। इस प्रकार से इस चैप्टर की समाप्ति होती है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। तुम्हें मेरा चैनल अच्छा लगता है ना? ठीक है, तो आप लोग सारे चैनल को देखोगे, कहानियों को समझोगे और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी देना। ठीक है, बाय।